एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। इधर दीपावली की वजह से हमारी प्रैक्टिस सेट थोड़ी सी पेंडिंग लिस्ट में चली गई थी, बट मुझे इधर थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए थोड़े प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं। अब उन सारे अभी तक हमने लगभग 62 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज का जो हमारा है वो 63 है। आज हम लगभग प्रैक्टिस सेट में 2011 के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से, सबसे पहले मैंने ये बताना भूल ही गई, खैर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दीपावली से आई थिंक आप सभी फ्री हो चुके होंगे, तो चलिए तैयारी कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो 25, 50, 70 या फिर 80। तो ये सभी हमें इजीली से जानते हैं और हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर रखा है। 70% हमारे शरीर में 70% जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। जीवधारियों के शरीर में समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती है, अतः शरीर में अत्यधिक जल की मात्रा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B3 को कहते हैं। तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन, पैंथोनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन या फिर नियासिन। तो जो विटामिन B3 है इसे हम पैंथोथेनिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन B3 को पैंथेनिक अम्ल कहते हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जबकि नियासिन विटामिन B5 और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरामस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन और कैलोरी। मैरामस रोग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैरामस प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक प्रकार है, जो कि शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जो कि शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। यहाँ पे हम उपरोक्त सभी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन तथा कैलोरी दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी दिया हुआ है तो हम उपरोक्त सभी को भी लगा सकते हैं। इसमें आंसर कोई भी गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे ए में पूरे कंप्लीट दिए हुए तो हम इसको भी इसे ही लगाना ज़्यादा सही रहेगा। आपको तो पता है नंबर कैसे करते हैं, तो आप ये डिटेल्स को खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। खैर मैं जहाँ जरूरी रहेगा वो बता दूंगी। मैरामस वयस्क और बच्चे दोनों को हो सकता है, परंतु विकासशील देशों में बच्चों एवं किशोर में यह समस्या आम है। यूनिसेफ के अनुसार विश्व में लगभग 20 मिलियन की संख्या सिर्फ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो अत्यधिक कुपोषण के शिकार से प्रभावित है, जबकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सोयाबीन में निम्न प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन के प्रोटीन का नाम है ऑप्शन डी ग्लासिन। तो सोयाबीन में ग्लासिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। यह पूर्ण प्रोटीन है। ग्लूटेन प्रोटीन जो है ये गेहूं में पाई जाती है, और लैक्टोब्यूमिन ये दूध में पाई जाती है, और अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। नेक्स्ट पे आते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है समस्या की व्याख्या, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना। और देखते हैं इधर क्या है। निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना एवं विकल्पों का विचार करना। हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है निर्णय से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही चरण देखते हैं। सबसे पहले समस्या की व्याख्या करेंगे, फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, फिर विकल्पों पर विचार करेंगे, फिर विकल्प चुनेंगे और लास्ट में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेंगे। इसके बारे में कुछ और दे रखा है, हम देख लेते हैं। पीटर एफ एवं ड्रकर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना, विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना और लास्ट में निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम हैं। यहाँ हमें छः मूल क्रम देखना है, वो भी क्रम से। तो नीचे डायरेक्ट आंसर में देख लेते हैं। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम है। सबसे पहले ध्यान देना, फिर आ जाएगा रुचि, नीचे ही देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, फिर रुचि, फिर इच्छा, फिर विश्वास, फिर कार्यवाही, फिर संतुष्टि एंड लास्ट में इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न खाद्य वर्गों में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। तो फल एवं सब्जियां, गेहूं एवं मोटे अनाज, घी एवं तेल, अंडे एवं मांस। तो जब मुख्य खाद्य वर्ग पूछता है ना, तो वहां पे हम ऑप्शन बी को लगाएंगे, गेहूं एवं मोटे अनाज। नेक्स्ट पे आते हैं। गेहूं एवं मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य पदार्थ अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि पोषक तत्व सही संतुलन प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय अभिलेख। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यालय अभिलेख को परखने का साधन है। प्रसार शिक्षा द्वारा प्रसार के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो कार्य करने की आदतों को बदलना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही है, कार्य करने की आदतों को बदलना। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि कार्य करने की आदतों को बदलना, अर्थात काम का जो ढंग है इस प्रकार का हो कि कम से कम समय और शक्ति का व्यय कर हम अपना अधिक से अधिक काम पूरा कर लें, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ के मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रही हूँ, जिससे आपको और मेरा दोनों का समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि समय प्रबंधन एक यंत्र है। तो समय प्रबंधन कैसा यंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्यवर्ग समय प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वर्ग के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित तरीके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। CPM भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 कि BA गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। BA गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा अंकों को सर्वोत्तम औसत प्रयोग माध्यिका होती है। माध्यिका की गणना से मध्य में स्थित संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भिका। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को संदर्भिका कहते हैं। संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूहों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं। तो शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, अदर ऑप्शन हम इधर देख लेते हैं। शहरी मलिन बस्ती एवं राष्ट्रीय संस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में स्तरबद्ध नमूना चयन का सबसे प्रभावकारी तरीका होता है, देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके का सबसे प्रभावकारी होते हैं ग्रामीण क्षेत्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 की डिंब अवस्था है। तो डिंब अवस्था क्या है। तो गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को डिंब अवस्था कहते हैं। यहाँ डिटेल्स में देख लेते हैं। डिंब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देती, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। गर्भधारण के 10 दिन बाद यह गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है और आहार के लिए माँ के शरीर से संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 18 से 20 इंच। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत लंबाई 19.5 इंच होती है। लंबाई के औसत का विस्तार 15 से 21 इंच तक होता है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास की यह नियम क्या कहलाता है।
तो विकास की यह नियम मस्तकाधोमुखी कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम मस्तकाधोमुखी कहलाता है। निकट दूर क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्र में देर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 से 17 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच होती है। किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। 16 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्ण आयु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के विकासात्मक कार्य के वे कार्य जो किसी प्राणी के जीवन के निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रशंसा होती है तथा अगली अस्वस्थता के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा किसने दी है, तो देखते हैं इसके आंसर। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकासात्मक कार्य को वी हॉरलॉक ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन के निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रशंसा होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा वी मानसिक रेचन। दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे मानसिक रेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि मैंगोब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, क्योंकि मैंगोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबालामिन तथा फोलिक एसिड की कमी से होता है, क्योंकि इसका आंसर सबको मिला होगा। मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबालामिन विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड विटामिन B9 की कमी से होता है। विटामिन B12 और विटामिन B9 DNA के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं, अतः इसकी कमी के कारण अपरिपक्व लाल कणिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता, जिससे RBC का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है एवं RBC का सामान्य से बड़ा होना ही मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। इसे मैक्रोसाइरिक या हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहा जाता है। तो ये थे अभी के हमारे 20 क्वेश्चन। चूँकि आप जानते हैं फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो टाइम का मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।